जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूँ। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं डर की एक अलग कहानी जिसका नाम है सीतू। मध्य प्रदेश से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक झील के किनारे पुराना आदिवासी गांव था, सीतू। यहां तक पहुंचने के लिए लोगों को पैदल ही लगभग 20 किलोमीटर चलना पड़ता था। गांव से ठीक 4 किलोमीटर पहले बड़े पेड़ों का बसेरा था। ऐसे पेड़ जो आम तौर पर दिखते ही नहीं। कुछ का तो यह भी कहना था वो पेड़ सिर्फ यहीं उगते हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि गांव के लोग आज भी कुछ रहस्यमय विधियों का पालन करते हैं। यह खबर दुनिया से अछूती नहीं थी कि आदिवासी लोग आज भी अपने पूर्वजों का आवाहन करते हैं। जब भी यहां कोई मर जाता, घर के लोग मृतक का कोई एक सामान रख लेते, जैसे कड़ा, पायल, अंगूठी आदि। हर साल सितंबर के सबसे भारी बारिश वाले दिन गांव के लोग अपने मृतक परिजनों को बुलाते और उनसे वो काम करवाते जो वो चाहते हैं। कुछ अपनी बीमारियां दूर करवाते तो कुछ टूटे घर को बनवाते और कुछ वो मांग लेते जो सिर्फ मरे हुए लोग ही दे सकते हैं। हर कोई अपने दरवाजे पर वो सामान रख देता जो मृतक के थे और फिर दरवाजों को बंद कर घर के सभी सदस्य अपनी भाषा में कुछ मंत्र पढ़ते। विधु और सैलव दोनों भाई थे जिनकी मां का देहांत बस 1 साल पहले हुआ था। उनके लिए पहली बार था कि वो अपनी मरी मां को बुला रहे थे। भैया डर लग रहा है, सैलव कांपती आवाज में बोला। डर मत, मां को बुलाना ही होगा। वही अनाज की व्यवस्था करेगी, वरना हम भूखों मरेंगे। विधु ने हिम्मत दिखाई। बारिश जोरों से हो रही थी। दोनों बंद घर के अंदर बस एक लालटेन की रोशनी में नीचे बैठे थे। मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, पर अचानक हवा के तेज थपेड़े उनके घर पर दस्तक देने लगे। हर तरफ से अजीब कोलाहल सुनाई देने लगा। दरवाजे पर लगा कोई खड़ा है। विधु ने आकृति की छाया देखी। मां, सैलव कुछ बोलता। विधु ने उसे रोक दिया। विधु खड़ा हुआ और बोला, मां, हम चाहते हैं आप हमारे लिए 6 गेहूं की बोरियां ले आओ। वो रात सबसे काली रात थी। सिर्फ बारिश का शोर ही वो दोनों सुन पाए। सुबह जब सैलव ने दरवाजा खोला तो पाया बोरियां बाहर रखी हैं। मां की पायल भी बाहर ठीक उसी जगह पड़ी है जहां उन्होंने रखी थी। दोनों खुश हो गए, पर पूरे गांव को पता था कि उस रात की अगली सुबह आसान नहीं होती। कुछ लोग अपनी दुश्मनी भी पूरी करते। वो अपने दुश्मन की मौत मांगते अपने मृत परिजन से, और फिर लाशें भी मिलती। कोसों दूर भी लोगों के घर के बाहर अजीबो गरीब साए नजर आते। किसी को फुसफुसाने की आवाज आती तो किसी को रोने की। वो समझ जाते कि आज सीतू के आदिवासी अपनी मनोकामना पूरी करवा रहे हैं आत्माओं से। सनी हांडा एक अच्छा बिजनेसमैन था और उसे भनक लग चुकी थी कि अगर सीतू के किसी घर से वो किसी मरे हुए का कोई सामान ले ले तो वो अच्छे पैसे कमा सकता है, क्योंकि कुछ सामान सालों पुराने भी होंगे जिन्हें एंटीक बनाया जा सकता है। हालांकि उसका विश्वास आत्माओं में नहीं था और ना ही वो मानता था कि गांव के लोग सच में अपनी इच्छाएं पूरी करवाते हैं। वो जुगाड़ से किसी तरह वहां पहुंच गया। हालांकि कोई भी उसे अपने मरे हुए परिजन का सामान देने को तैयार था ही नहीं। लेकिन तभी सनी की नजर एक ऐसे घर पर गई जहां लगभग 90 साल का बूढ़ा लाठी लिए बैठा था। बूढ़े के साथ एक छोटा बच्चा भी लेटा हुआ था। उसका मायूस चेहरा सनी ने पढ़ लिया। बाबा, मुझे आपके किसी मरे हुए परिवार वाले का गहना चाहिए। बाबा ने कुछ बोला ही नहीं। तभी एक आदिवासी वहां धमका। क्या कर रहे हो? कुछ दिन पहले इनके परिवार के 2 सदस्य मारे गए। किसी ने अपनी दुश्मनी निकाल ली बारिश वाली रात। तब तो इनको पैसों की और जरूरत होगी। बाबा, 50,000 रुपए दूंगा अगर कोई सामान दे पाए। छोटा मोटा भी चलेगा। पैसे का नाम सुनते ही बूढ़े ने ऊपर देखा। चांदी का है,
2 लाख लूंगा। अरे क्या बात कर रहे हो बाबा, 2 लाख तो बहुत ज्यादा हैं, चलो 1 लाख। पर जब बूढ़े ने हूं भी नहीं की तो सनी मान गया। ठीक है, जल्दी ले आओ। बूढ़ा अंदर गया और एक चांदी की अंगूठी ले आया। बेहद पुरानी अंगूठी थी। ये लगभग 120 साल पुरानी है, मेरी दादी की थी। पर हिदायत दे दूं, आज से दादी की आत्मा हर समय तुम्हारे साथ होगी। कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। सनी ने अनसुनी की और शहर लौट आया। रात अपने कमरे में वो अंगूठी को ध्यान से देखता रहा। क्या सच में ये लोग ऐसी चीजों से आत्माओं को बुला लेते हैं? सनी ने अंगूठी पहन ली। हे आत्मा, यहां आ, मेरा एक काम कर। इंतजार करने पर भी कुछ नहीं हुआ। हंसते हुए उसने अंगूठी उतारी और सो गया। लेकिन उसके होश तब उड़े जब बीच रात उसे लगा उसकी उंगलियों को कोई छू रहा है। पसीने से तरबदर उसने चारों ओर देखा। फिर वो उंगली देखी जिसमें उसने अंगूठी पहनकर निकाली थी। पूरी उंगली की खाल उतर गई थी, सिर्फ मांस ही मांस था। दर्द में वो चीखने लगा। लगभग 2 घंटे बाद उसकी उंगली की मरहम पट्टी हो चुकी थी। हुआ कैसे? डॉक्टर ने पूछा। पता नहीं, सो रहा था, जब उठा तो उंगली का यह हाल था। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया। सनी को एक बात याद थी, उसने खिड़की के पास किसी साए को देखा था, पर दर्द में उसे उसने नजरअंदाज कर दिया। सनी को पता था अंगूठी उसे जल्दी बेचनी होगी और उसे उड़ती उड़ती खबर भी मिली थी कि 18 लाख के आसपास डील हो सकती है, लेकिन लगभग 20 दिन लगेंगे। सनी खुश था, पर एक डर भी उसके जहन में था। कहीं वो आत्मा सच में तो नहीं आई थी बीती रात? उसकी उंगली कहीं। सोच आगे बढ़ती उसने खुद को रोका। आज रात उसने सोने से पहले सब कुछ ध्यान से देखा। उसने अपने भाई सोहम को भी बुला लिया। रात का सन्नाटा पसर गया। घड़ी की टिक टिक शुरू हुई। सनी नींद के हवाले हो गया। एक आवाज उसके बेहद करीब थी, किसी औरत के फुसफुसाने की। वो चीख कर उठा। उसकी सिर्फ एक ही उंगली नहीं, बल्कि हाथ की सारी उंगलियां छिली हुई थी। दर्द में वो कराहने लगा। उसकी आवाज तब थम गई जब घर के अंदर से ही उसे किसी के हंसने की आवाज आने लगी। वो उस तरफ गया तो पाया उसका भाई खिड़की के सामने खड़ा है। क्या हुआ भाई, यहां क्यों खड़ा है? उसका भाई मुड़ा। उसका पूरा चेहरा छिला हुआ था, खाल थी ही नहीं। क्या किया तूने? सोहम के बस यही शब्द थे। खिड़की पर 2 हाथ नजर आए, बड़े पैने नाखून। धीरे धीरे वो अंदर आने लगे। एक बेहद बूढ़ी औरत रेंगती अंदर आ गई। उस रात सनी की चीख आसपास के लोगों ने भी सुनी। पुलिस की माने तो दोनों भाइयों की लाश घर के अंदर से बुरे हाल में बरामद हुई। दोनों के शरीर पर खाल थी ही नहीं। यह रहस्य ही रह गया कि आखिर वो दोनों मरे कैसे। हालांकि वो अंगूठी सीतू गांव के बूढ़े को वापस अपने घर में मिली। फर्क इतना था कि वो अब ज्यादा चमक रही थी। अब सितंबर के महीने में जब सीतू के लोग आत्माओं को बुलाते हैं तो उनमें एक नाम और जुड़ गया है, सनी का। हर साल सनी की आत्मा एक नया काम करने आती है। आप चाहें तो वहां जा सकते हैं, उससे भी अपना एक काम करवा सकते हैं। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको बता दूं, बैदा फिल्म जल्द ही OTT पर आने वाली है। क्योंकि आप लोग बहुत मैसेजेस कर रहे हैं तो सोचा ये मैसेज भी मैं आप तक पहुंचा दूं।